तो यहाँ पर आपकी डिमांड के अनुसार हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को। ध्यान दीजिएगा, वीडियो क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 की बात करेंगे और 301 डीए जो कि साहित्यिक हिंदी है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और सभी लोग जुड़ जाएंगे अच्छी तरीके से और वीडियो को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। पूर्णांक 100 नंबर का इसमें आपको मिलेगा और समय 3 घंटे 15 मिनट आपको इसमें दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना आपके लिए आवश्यक है। खंड क की बात करेंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, और इसमें जो भी प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है। राजा भोज का सपना। कौन सा? राजा भोज का सपना आपका हो जाएगा। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? तो भारतेंदु युग के लेखक कौन है, ध्यान दीजिएगा, कौन हो जाएंगे? प्रताप नारायण मिश्र। कौन हो जाएंगे? प्रताप नारायण मिश्र कहाँ के? भारतेंदु युग के लेखक आपके हो जाएंगे। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं ये आत्मकथा विधा की रचना है। ये कौन सी है? आत्मकथा विधा की रचना है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर आपके हो जाएंगे। कौन से? विष्णु प्रभाकर आपके हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु आपका हो जाएगा। परीक्षा गुरु क्या हो जाएगा? हिंदी का मौलिक उपन्यास आपका हो जाएगा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्या है? छायावाद का विद्रोह है। क्या है? छायावाद का विद्रोह है आपका, ये कर दीजिएगा। वैदेही वनवास की रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, प्रैक्टिस सेट आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ 70% नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। और इसमें से मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें ना कि जो टॉपिक आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में देखने को, हर एक मॉडल पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो बाल बोधिनी पत्रिका का संपादन किया था या प्रकाशन किया था। किसकी? बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया था। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है किसके? गंगा लहरी के रचनाकार हैं। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के वेद रहेंगे भी, यह पर ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, आपको लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश रॉबर्ट नर्सिंग होम में शीर्ष से उद्धृत है, जिसे लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। तो मदर मार्गरेट नर्सिंग होम की सबसे बूढ़ी परिचारिका हैं, किंतु वे सबसे अधिक उत्साही, सेवा में समर्पित और जीवन से निराश रोगियों में जीवन की ज्योति जलाने में सर्वाधिक सक्षम है। सुक्तिकार उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होता है कि मार्गरेट नामक यह दीपक, जो स्वयं बुझने के नजदीक है, कितने शांत और निश्चल तरीके से जलता हुआ लोगों के जीवन की ज्योति जला रहा है। वास्तव में यह किसी जादू से कम नहीं। वह यह निर्णय कर पाता है कि मार्गरेट की इस प्रबल जीवन ज्योति का आखिर राज क्या है। जीवन के प्रति उनकी अत्यधिक सजगता, जीवन की लक्ष्यशीलता अथवा मानव मात्र की सेवा के प्रति उनकी समर्पणशीलता महान है। कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है, आपको यह बताना है। तो जागरूक, लक्ष्यदर्शी, सेवानिरत और अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? तो यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो जागरूक का अर्थ है सचेत होना या जागृत होना। लक्ष्यदर्शी का अर्थ है स्पष्ट लक्ष्य रखना अथवा मातृभूमि पर निवास। या आप दूसरा नंबर कर लीजिएगा, सेकंड नंबर इसको मैं आपको दिखा दूँ और करवाऊंगा नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य, ये राष्ट्र का स्थान दीजिएगा। ये राष्ट्र का स्वरूप का, जिसमें राष्ट्र आ जाए ना आप ध्यान दीजिएगा, और राष्ट्र का स्वरूप आपका हो जाएगा। यहाँ के प्रस्तुत गद्यांश एवं लेखक का नाम आपको लिखना है। तो गद्यांश और पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है।
तो आप व्याख्या कर दीजिएगा इसकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए, राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? तो राष्ट्र का दूसरा अंग आपका मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो पृथ्वी हो और मनुष्य न हो, राष्ट्र की कल्पना असंभव है। राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है? तो भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, ठीक है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूरी होवे न यदि, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी होवे न यदि तुमसे बातें हमारी, तो तू मेरी विनय विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग के प्यारे के साथ आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल से मैं तुझी को लगा के, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कविता का शीर्षक है पवन दूतिका और इसके रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। तो राधा पवन से कह रही हैं कि हे पवन, तुम मेरे प्रियतम के पास चली जाओ। और किससे? पवन से कह रही हैं, मतलब कि हवा से, ठीक है ना। क्या कह रही हैं कि तुम मेरे प्रियतम के पास चली जाओ और मेरे प्रियतम के कमलवत चरणों को छूकर मेरे पास चली आओ। तब विरह से प्रीतपाय मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूंगी। ये चीज आपका हो जाएगा। कमल पग में कौन सा अलंकार है? तो कमल पग में देखिए, कमल का अ, कमल पग मतलब जो उनके चरण है किसके समान है? कमल के समान, मतलब ये देखकर रूप दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। नायिका किससे और क्या विनती कर रही है? तो नायिका पवन से विनती कर रही है कि तुम मेरे प्रियतम के पास चली जाओ और उनके प्यार में उनके कमल रूपी चरण छूकर मेरे पास चले आओ। नायिका पवन को किसके कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है? नायिका पवन को अपने प्रियतम के कमल रूपी चरण को छूकर आने के लिए कह रही है। अथवा अथवा एक और देखिए आपके लिए क्या है। कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य, निरुपाय एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय, कौन हो तुम वसंत के दूत। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, ठीक है। तो यहाँ पर पद्यांश आपको लिखना है, इसका कवि का नाम और लेखक लिखना है। तो कविता का शीर्षक श्रद्धा मनु है और रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, ध्यान दीजिएगा। मनु कह रहे हैं कि मेरे इस अतिशय निराशपूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसी दिखाई दे रही हो। साथ ही वेदना और व्यथा के तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। मनु किससे अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं? तो मनु श्रद्धा से अपने जीवन के विषय के बारे में बता रहे हैं। मनु अपने आप को क्यों असहाय महसूस करते हैं? पृथ्वी और आकाश के मध्य मनु अकेले हैं। धरती पर अपने आप को वे असहाय महसूस कर रहे हैं। तिमिर और चपला शब्दों के अर्थ लिखिए। तिमिर का अर्थ आपका क्या होता है? अंधकार होता है। चपला का अर्थ क्या होता है? बिजली आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम कितना हो जाएगा? 80 आपका हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार, कन्हैया मिश्र, प्रभाकर और हरिशंकर प्रसाई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का, ध्यान दीजिएगा। इनको लिखेंगे क्या? हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार श्री जैनेन्द्र कुमार का जन्म अलीगढ़ जिले में कौड़ियागंज नामक कस्बे में 1905 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनके माता तथा पिता ने किया, मामा और पिता ने किया। इनकी शिक्षा हस्तिनापुर में गुरुकुल में हुई। यही इनका नामकरण की भी हुआ था। इनके घर का नाम आनंदी लाल था और 1919 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की और उनकी उच्च शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1921 ईस्वी में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसके पश्चात माता के प्रेरणा पाकर वे व्यापार करने लगे। व्यापार में लाभ न होने पर ये अधिक दिनों तक टिक न सके। फिर पत्रकारिता की ओर झुके, किंतु उन्हें उसी समय जेल जाना पड़ा। जेल में इन्होंने स्व अध्याय से साहित्य सृजन का कार्य किया और प्रारंभ किया। इसकी पहली कहानी खेल विशाल भारत में 1928 में प्रकाशित हुई थी। तब से ये निरंतर साहित्य सृजन में संलग्न थे। आपको परख उपन्यास पर अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। 1988 में इनका देहांत हो गया। इनकी कृतियों की बात करें, कृतियां इनकी क्या क्या हैं? जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास की बात करेंगे, कहानी, निबंध, संस्मरण आदि से हिंदी गद्य की उनकी अनेक विधाओं में समृद्ध किया है। रचनाएं इनकी निम्नलिखित है। उपन्यास की बात करें तो इनके उपन्यास ध्यान दीजिएगा, परख हो गया, सुनीता,
त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, कहानियां, फांसी, जय संधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जैनेन्द्र की सारी कहानियों का संग्रह 10 खंडों में अलग अलग से भी प्रकाशित है। संस्करण में ये और भी और ये और वो। निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय साहित्य का श्रेय और प्रिय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, अनुदित साहित्य, मंदालिनी नाटक, पाप और प्रकाश नाटक, प्रेम में भगवान, कहानी संग्रह। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ ग्रंथों का संपादन भी किया है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। और इसमें से आपको क्या करना, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर और मैथिली शरण गुप्त। इसमें आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का करना है, ध्यान दीजिएगा। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र की जन्म 1850 ईस्वी में काशी की एक धनाढ्य वैश्य कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम बाजू गोपाल चंद्र था। जब भारतेंदु 9 वर्ष के ही थे तो उनके पिता का देहावसान हो गया, किंतु 5 वर्ष की अल्पावस्था में ही जब हरिश्चंद्र ने एक दोहा बनाकर पिता को दिखाया, तभी काव्य प्रेमी पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तू बड़ा होकर कवि बनेगा। पिता के न होने से वे स्कूली शिक्षा को पूरी तरह प्राप्त न कर पाए, किंतु अपने पिता की प्रतिभा उन्हें विरासत में प्राप्त हुई और अपनी साधना से उन्होंने इस प्रतिभा को अधिक विकसित किया। राजा शिव प्रसाद द्वारा आपने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। 100 अध्याय से मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, अंग्रेजी का भी ज्ञान प्राप्त लिया। भारतेंदु स्वभाव से बहुत ही उदार थे। उन्होंने सन 1857 का गदर देखा था और बस वही से हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावनाएं हृदय में भड़क उठी। रचनाएं की बात करेंगे, नाटक, निबंध, उपन्यास, कविता आदि भी सभी प्रकार की रचनाएं हैं। काव्य में कृष्ण चरित्र, रासलीला, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रबोधिनी आदि अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। नाटक में सत्य, हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। ठीक है। निबंध में इनका निबंध कश्मीर कुसुम, सुलोचना और मदालसा, लीलावती आदि आपका कहानी तत्वों के आधार पर, लाठी अथवा ध्रुव यात्रा। मतलब इसमें से आपको एक करना अपने जिले के अनुसार, मतलब इसको मैं नहीं कराऊंगा, अपने जिले के अनुसार आप कर दीजिएगा। ठीक है। इसको आप देखकर पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ आपको है नहीं। ठीक है ना। इसको आप मैं थोड़ा स्किप करूंगा। ठीक है, क्योंकि आप अपने जिले के अनुसार करेंगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है। देखिए, जन्मतः 10वें दिने शिवम भजे दयम इति बुद्धया पिता स्वसुतस्य मूल शंकर इति नाम अकरोत अष्टमे वर्षे चास्योपनयन चास्योपनयनम अकरोत त्रयोदश वर्षम प्राप्तवते अस्मै मूल शंकराय पिता शिवरात्रि व्रतम आचरितुम अकथत। पितुराज्ञ अनुसारम मूल शंकरम सर्वमपि व्रत विधानम अकरोत। आपका ये हो जाएगा। अथवा में आपका ये भी दिया है, अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भीमिरूपम सौभाग्यम प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम कुर्वन् चतुष्पदा अतिसन्निपत्य एकम सिंहम राजानम कुर्वन् तत्सकुनिगणां हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्देषु च अस्माकं पुरअन्तरे राजा नास्ति अराजको वासो नाम न वर्तते। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका से जातक कथा पाठ से और उल्लूक जातकम से उद्धृत है। आप इसको कर दीजिएगा। और अनुवाद में, प्राचीन काल के प्रथम युग में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली और हर प्रकार के योग्य पुरुष को अपना राजा चुना। 4 पैरों वाले पशुओं ने भी मिलकर सिंह को अपना राजा बनाया। फिर पक्षियों ने हिमालय के क्षेत्र में एक पत्थर पर एकत्र होकर विचार किया, जैसे मनुष्यों को राजा होता है वैसे चतुष्पद प्राणियों में भी राजा होता है, वैसे हमारे बीच में भी राजा होना चाहिए। बिना राजा के जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद आपको करना है। जैसे इसमें दिया है, उदेति सविता त्राम्रस्ताम एवास्तिमेते च संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। ठीक है, आपका हो जाएगा। अथवा में मता गजेंद्र मुदिता गवेंद्र वनेषु विक्रांतरा
मृगेन्द्राः, रम्या नगेन्द्राः, निभृता नरेन्द्राः, प्रकीडियो वरीधरे सुरेंद्र। आपका ये हो जाएगा। संदर्भ में ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णनम नामक पाठ से वर्षा शीर्षक से उद्धृत है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हाथी मस्त हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं, शेर वन में अधिक विक्रमशाली हो रहे हैं, पर्वत सुंदर है, राजा शांत अर्थात युद्ध में उद्यम से रहित हो गए हैं तथा इंद्र बादलों में खेल रहे हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको लिखना। वर्षा काले के मता भवन्ति, वर्षा काले राजा मता भवन्ति। दुर्योधन का आसीत, दुर्योधन धृतराष्ट्रीय पुत्र आसीत। दुर्योधन कौन था? तो दुर्योधन कौन था? दुर्योधन धृतराष्ट्रस्य पुत्र आसीत। दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था। मालवीय कुत्र अध्ययनम आरब्धम, मतलब मालवीय ने कहाँ पर अध्ययन प्रारंभ किया? तो मालवीय प्रयागस्य राजकीय विद्यालय अध्यापन आरब्धम, मतलब प्रयाग राजकीय विद्यालय में अपने अध्यापन प्रारंभ किया। का भाषाम सर्वासाम आर्या भाषाणाम जननी, तो कौन सी है? तो संस्कृत, यानी सभी भाषाओं की जननी कौन है? तो संस्कृत भाषा सर्वासम आर्य भाषाणाम जननी, सभी संसार की भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। शांत अथवा वात्सल्य रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण आपको देना है। ठीक है ना। परिभाषा देखिए, शांत रस, शांत रस वह रस है जो वैराग्य, शांति और आत्म तृप्ति के भाव से ओतप्रोत होता है। इसके अस्थायी भाव शम या वैराग्य है। उदाहरण, निष्काम कर्मयोगी भव, जीवन को उन्नत कर, शांत रस में रम जाओ, दुख सब हो दूर कर। ठीक है ना। आपका हो जाएगा। अनुप्रास अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देखना है। तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, काव्य में जब एक ही वर्ण या ध्वनि का बार बार प्रयोग होता है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ध्वनि के माधुर्य को बढ़ाता है। जैसे चंचल चपल चमक चकाचौंधी, चमचम चमके चंद्र किरण झिलमिली। आपका ये हो जाएगा। सवैया अथवा बरवे छंद की उदाहरण परिभाषा आपको लिखना है। बरवे में ध्यान दीजिएगा, बरवे में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों पहले और तीसरे में, अंत में जगण लघु गुरु यदि याद होती है। रामचरितमानस यह सागर गंभीर है, ज्ञान का खजाना इसमें अपार छिपा है, जो कोई पढ़ेगा इसको सब दुख उसको मिटेगा, भक्ति का सागर है इसमें सब कुछ मिलता है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। जैसे ये तो आप अपने से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। शिक्षा पर महत्व, भ्रष्टाचार के कारण निवारण, सादा जीवन उच्च विचार, तो ये आप अपने से भी कर सकते हैं। शिक्षा पर महत्व आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना। शिक्षा जीवन का एक आधार है जिस पर व्यक्ति और समाज दोनों का विकास निर्भर करता है। यह न केवल व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करती है बल्कि उसे नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से भी सक्षम बनाती है। शिक्षा से व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है, अपने जीवन के प्रति जागरूक होता है और समाज में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। शिक्षा का महत्व निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। व्यक्तिगत विकास, शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। यह उसे स्वयं के बारे में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी रुचियों और प्रतिभाओं को पहचानता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। सामाजिक विकास, शिक्षा समाज में एकता और सद्भाव लाती है। यह लोगों को विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में जानने का अवसर प्रदान करती है। शिक्षा से व्यक्ति सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक होता है और समाज सेवा में भाग लेता है। आर्थिक विकास में देखिए क्या क्या लिखेंगे आप। शिक्षा रोजगार के अवसर बढ़ाती है। एक शिक्षित व्यक्ति अधिक कुशल और उत्पादक होता है। शिक्षा से देश का आर्थिक विकास होता है और गरीबी कम होती है। राष्ट्रीय विकास में शिक्षित नागरिक ही किसी देश को मजबूत बना सकते हैं। शिक्षा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है और देश की प्रगति में योगदान देती है। शिक्षा के प्रकार, शिक्षा केवल स्कूलों और कॉलेजों तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा कई प्रकार की होती है। औपचारिक शिक्षा, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, घर, परिवार, समाज और विभिन्न संस्थाओं में प्राप्त होने वाली शिक्षा। नॉन फॉर्मल शिक्षा, औपचारिक, चारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच का एक क्षेत्र, जैसे कि कौशल विकास कार्यक्रम। शिक्षा की चुनौतियां, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि साक्षरता दर कम होना, लड़कियों की शिक्षा में असमानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, शिक्षा के लिए संसाधन का अभाव। निष्कर्ष में शिक्षा मानव का जीवन वह आधार है जिस पर व्यक्ति और समाज दोनों का विकास निर्भर करता है। शिक्षा से व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और मूल्य प्राप्त होते हैं जो उसे जीवन में सफल होने में मदद करते हैं और इसे शिक्षा को एक मूल अधिकार के रूप में देखना चाहिए और हमें के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हरे धन ए हो जाएगा। वने वने अत्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वने धन अत्र आपका हो जाएगा।
रामा रामाश्चलती का संधि क्या हो जाएगा? विसर्ग इसमें आपका हो जाएगा। कौन से विसर्ग है? निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समाज का नाम लिखिए। आजीवनम यानी आयु, जीवन च यानी कि आजीवनम आपका हो जाएगा। समास का नाम द्वंद्व समास, श्वेतांबरम, श्वेतांबरम यस्य है यानी कि श्वेतांबरम आपका हो जाएगा। समास का नाम कर्मधारय समास, महाशय महात महत आशय, महाशय आपका हो जाएगा। समास का नाम बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। अपने पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखना, अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। नगर निगम मुख्य उद्यान निरीक्षक को पत्र, देखिए अपना दिनांक यहाँ पे आप डाल दीजिएगा और कहीं पर नाम आपको मेंशन नहीं करना है। यहाँ पे लिखेंगे सेवा में मुख्य उद्यान निरीक्षक नगर निगम, अपने शहर का नाम यहाँ पे आप डाल दीजिएगा और क्षेत्रीय पार्क के विकास हेतु अनुरोध। और यहाँ तक तो आपको पूरा प्रोफार्मा बनाना ही बनाना है। इसके मतलब इससे बाहर आपको नहीं जाना है, मतलब ये तो आपको बनाना ही बनाना है। विषय में मान्यवर लिखेंगे, सबने निवेदन है कि मैं अपने क्षेत्र का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में स्थित पार्क का वर्तमान स्थिति में रखरखाव अत्यंत दयनीय है। पार्क की सुविधाओं की कमी और अनदेखी के कारण यह क्षेत्रवासियों के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रह गया। पार्क में समस्याएं, घास और पौधों की नियमित देखभाल नहीं की जा रही है। बैठने के लिए लगी बेंचें टूटी हुई हैं। बच्चों खेलने के उपकरण भी जर्जर अवस्था में है। प्रकाश प्रकाश व्यवस्था की कमी कारण शाम के समय वहां जाना असुरक्षित हो जाता है। कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं है। हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही पार्क में सौंदर्यीकरण, सुविधाओं, ध्यान दीजिएगा, और व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो हम क्षेत्रवासी भी सहयोग में तत्पर रहेंगे। आपकी सहानुभूति कार्यवाही के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद। और यहाँ पर भवदी आपको लिखना है, नाम पता आपका मतलब XYZ आपको डाल देना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। लिखितः, कृत्वा, द्रष्टव्य। तो लिखितः का क्या हो जाएगा? लिख में लिखना, और प्रत्यय तख्त आपका लिख प्लतक लिखित आपका हो जाएगा। अर्थ जो लिखा गया है। कृत्वा में कृत माने करना, प्रत्ययत्वा हो जाएगा। कृधंत्वा यानी कृत्वा अर्थ करके। द्रष्टव्य दृश्य देखना। त्यप यानी प्रत्यप, इसमें तरफ प्रत्यय है। दृश्य प्रत्यप यानी दृष्टव्य आपका हो जाएगा। जिसे देखा देखा जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए। श्रवणीय, बंधुत्वम, बलवान। श्रवणीय में ध्यान दीजिएगा प्रत्यय री आपका प्रत्यय हो जाएगा जो सुनने योग्य हो। बंधुत्व में त्वा प्रत्यय आपका हो जाएगा। अर्थ बंधु प्लस भाव। बलवान में प्रत्यय मतु आपका हो जाएगा। अर्थ जो बल से युक्त हो। रेखांकित पदों में किसी एक पद का विभक्ति संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। गृहम प्रतिगच्छ, रमेण रामेण सह सीता वानम अगच्छत। अग्नये स्वाहा यानी स्वयं करें, ठीक है ना। ये आपका स्वयं आप कर दीजिएगा। तो ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।